बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड्स। बेटे हमारे पास डिविडेंड्स की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से पहली जो टाइप है वो है हमारे पास कैश डिविडेंड। बेटे स्टॉक होल्डर्स को उनकी शेयर्स पर जो इनकम दी जाती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और जो स्टॉक होल्डर को इनकम देने के बाद कुछ रकम बच जाती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर है कि वो उसको इनकम उस इनकम को कॉरपोरेशन की ग्रोथ पर लगाए, या इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए रख ले, या फिर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रख ले। ठीक है, उस इनकम से कॉरपोरेशन के डेट्स को भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कैश डिविडेंड्स। बेटे डिविडेंड पेमेंट में तीन बहुत अहम डेट्स होती हैं। पहली डेट है हमारे पास डिक्लेरेशन, देन रिकॉर्ड, और थर्ड है हमारे पास पेमेंट। मेरे जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि वो डेट जब डायरेक्टर्स डिविडेंड्स को अदा करने का ऐलान करते हैं। ठीक है, नाम ही में बता रहा है, डिक्लेयर किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। कौन करेगा? डायरेक्टर्स। मतलब कॉरपोरेशन उस डेट को स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देने की लायबल होगी। दूसरा हमारे पास डेट ऑफ रिकॉर्ड, वो फ्यूचर डेट हम इसको बोलेंगे जब डायरेक्टर्स कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स में स्टॉक होल्डर्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई करेगी। मतलब एक लिस्ट बना दी जाएगी कि कितने स्टॉक होल्डर्स हैं, ठीक है, और उन स्टॉक होल्डर्स की जो डिविडेंड देना है वो तमाम लिस्ट में लिखा होगा। जो डेट ऑफ रिकॉर्ड है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन को 2 वीक्स के अंदर अंदर फॉलो करते हैं, यानी 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी होता है जब डिक्लेयर किया जाता है डायरेक्टर्स की तरफ से। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट वो डेट होती है जब कॉरपोरेशन पेमेंट करती है स्टॉक होल्डर्स को। जैसे कि टेबल में आपको नज़र आ रहा है कि 9 जनवरी को $1 पर शेयर के हिसाब से 5,000 शेयर के डिविडेंड तकसीम किए गए। तो इक्विटी में अर्निंग हमारे पास 5,000 क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ज़ाहिर है हमने डिविडेंड दिया तो लेस कर देंगे, तो इक्विटी में अर्निंग हमारी लेस हो जाएगी 5,000। और डिविडेंड पेएबल यानी जो डिविडेंड कॉरपोरेशन ने अदा करना है वो लाइबिलिटी में 5,000 आ गया। ये तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन की जर्नल एंट्री होगी। बेटे मैं बताता चलूँ कि डेट ऑफ रिकॉर्ड की जर्नल एंट्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टेबल हमें बता रहा है कि 1 फरवरी को जो हमने पे करना था डिविडेंड, वो 5,000 एसेट्स में से चला जाएगा, जिसकी एंट्री भी क्रेडिट की जाएगी और लाइबिलिटी 5,000 डेबिट कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिसिट एंड कैश डिविडेंड। बट जैसे हमें ऑलरेडी मालूम है कि डेफिसिट का मतलब होता है खसारा, यानी कॉरपोरेशन को लॉस होगा, जिसे हम रिटेन अर्निंग डेफिसिट बोलते हैं। ये दो सूरतों में होता है, एक जब कंपनी लॉस में जा रही हो, ठीक है, और दूसरा जब डिविडेंड जो है वो अर्निंग से ज़्यादा अदा किया जाए। मतलब जितनी अर्निंग है उससे ज़्यादा अगर आप डिविडेंड कॉरपोरेशन अदा कर रही है तो भी इस सूरत में डेफिसिट होगा। डेफिसिट को हम बैलेंस शीट में डिडक्ट करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसे कि आपको इस टेबल 13.6 में नज़र आ रहा है कि कॉमन स्टॉक जो कि 50,000 है, इसमें से 6,000 जो डेफिसिट है वो माइनस करने के बाद हमारे पास जो इक्विटी बचती है स्टॉक होल्डर्स की वो 44,000। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके पास क्विक चेक में 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका क्विज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक डिविडेंड्स। दूसरी टाइप है हमारे पास डिविडेंड की, स्टॉक डिविडेंड। हमारे पास स्टॉक डिविडेंड ये क्या हमें क्या बता रहा है कि ये भी डायरेक्टर्स जो हैं वो मुख्तस करते हैं। ठीक है, जो इजाफी शेयर्स कॉरपोरेशन ने अपने स्टॉक होल्डर्स को दिए होते हैं उन पर डिविडेंड दिया जाता है। बेटा ये बात याद रखनी है कि स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड जो है इनमें एसेट या इक्विटी की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, कम नहीं होती, इसकी वैल्यू जो है वो कम नहीं होती किसमें? स्टॉक डिविडेंड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रीजंस फॉर स्टॉक डिविडेंड। क्यों हम स्टॉक डिविडेंड क्यों इशू करते हैं कॉरपोरेशन? सवाल ये है कि स्टॉक डिविडेंड क्यों करते हैं। इसकी दो मेन रीजंस हैं। पहले ये है कि जब कैश डिविडेंड नहीं दिया जाता तो कहीं स्टॉक की वैल्यू कम ना हो जाए और कॉरपोरेशन लॉस में ना चली जाए, इसलिए डायरेक्टर क्या करते हैं? स्टॉक डिविडेंड को इशू कर देते हैं। ठीक है, जो कैश डिविडेंड से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जिन पर ज़्यादा अर्निंग जो है वो पे की जाती है। ठीक है, दूसरी वजह ये है कि स्टॉक डिविडेंड की दूसरी वजह यह है कि मैनेजमेंट को इस चीज़ का एविडेंस यानी सबूत भी मिल जाता है कि कंपनी अच्छे से चल रही है और ऐसे ही अच्छी तरह चलती रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में हम कॉरपोरेशन की जो अर्निंग है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स में जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं हमारे पास, हम उनमें क्या करते हैं, अर्निंग को डिवाइड करते हैं। यानी ये स्टॉक होल्डर के कैपिटल अकाउंट में इक्विटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड की अकाउंटिंग का इन्हिसार इस बात पर है कि डिविडेंड की वैल्यू स्मॉल है या लार्ज, यानी डिविडेंड जो दिया जा रहा है इसकी ये छोटी है वैल्यू या बड़ी है, ठीक है। तो दो तरह के आ जाते हैं हमारे पास। पहले स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। स्मॉल स्टॉक डिविडेंड में शेयर्स का 25% या उससे कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड में शेयर्स का 25% या उससे लेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि लार्ज स्टॉक डिविडेंड में आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 25% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि टेबल हमें बता रहा है 13.7 में हमें दिखाया गया है कि बिफोर डिविडेंड यानी डिविडेंड देने से पहले जो शेयर्स थे वो 1 लाख के थे, ठीक है। 8,000 जो कि कॉमन स्टॉक की एक्सेस वैल्यू है और जो अर्निंग हुई है वो 35,000 है। तो सबको जमा करके जो इक्विटी आती है वो हमारे पास 1,43,000 है। तो बेटा जब हम रिकॉर्ड करेंगे स्मॉल स्टॉक डिविडेंड को, हमने देखा कि डायरेक्टर ने 10% स्टॉक डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया, यानी 1 लाख का 10% हमारे पास 10,000 जो है वो डिविडेंड के तौर पे अदा किया गया। तो इसकी एंट्री जो है वो इक्विटी में ऐड हो जाएगी। और 5,000 एक्सेस पर वैल्यू, टोटल 15,000 क्रेडिट की गई वैल्यू है, तो रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 15,000 है जो कि इक्विटी में से माइनस की जाएगी। बेटा नेक्स्ट जो टेबल है उसको अच्छे से समझना। एक शेयर की वैल्यू $10 है, ठीक है। 10,000 शेयर्स ऑलरेडी जो है इशू किए जा चुके हैं, यानी कॉमन स्टॉक अगर हम 10 को 10,000 से ज़रब दें तो 1 लाख की एंट्री होगी हमारे पास। हमारे पास एंट्री होगी हमारे पास कॉमन स्टॉक में। उसके बाद 10,000 डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जिसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो है कि कंपनी 1,000 मज़ीद शेयर्स को इशू किया है कंपनी ने, जो 10,000 के बनते थे, ठीक है। 1,000 इशूज़ जो 1,000 जो शेयर्स हैं वो इशू किए, ठीक है। अगर तो उनकी अमाउंट कितनी बन जाती है 10,000, लेकिन एक्सेस वैल्यू के साथ उसकी एंट्री जो की गई है वो 13,000 है, ठीक है। 10,000 अमाउंट बनती थी लेकिन वैल्यू कितनी ऐड हुई है 13,000, यानी 3,000 उसकी क्या है एक्सेस वैल्यू। और रिटेन अर्निंग दे दी गई है 20,000। तो सबको हमने जमा करने के बाद हमारे पास 1,43,000 टोटल इक्विटी बन जाएगी। नेक्स्ट टेबल में बताया गया कि 20 जनवरी जो कि डेट ऑफ पेमेंट है, तब जो 10,000 का डिविडेंड था जो उस डेट से पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, 20 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद हमारे पास है रिकॉर्डिंग अ लार्ज स्टॉक डिविडेंड। बेटा ये आपने खुद करना है, बल्कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। इजीली आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि स्टॉक होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स तकसीम करना उनकी ओनरशिप की परसेंटेज के मुताबिक, यानी जिस बंदे की परसेंटेज ओनरशिप की परसेंटेज ज़्यादा होगी, यानी जिसने ज़्यादा शेयर्स खरीदे होंगे, ठीक है, उसको एडिशनल शेयर्स का ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और जिस बंदे की परसेंटेज कम होगी, यानी जिसने कम शेयर्स खरीदे होंगे, उसको एडिशनल शेयर्स का कम हिस्सा दिया जाएगा, यानी उसे स्टॉक स्प्लिट का कम हिस्सा दिया। जब भी स्टॉक स्प्लिट होती है कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पुराने शेयर्स के बदले में एक से ज़्यादा शेयर्स दिए जाते हैं। ये बात याद रखनी है कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होगी एक पुराने शेयर के बदले में अब का जो शेयर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर अभी की वैल्यू को पिछले 10 साल पुराने शेयर्स के साथ करें, अगर आप मुवाजना करें तो पुराना एक शेयर अभी के 5 शेयर के बराबर होगा, सपोज कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रेफर्ड स्टॉक। बेटे लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक प्रेफर्ड और दूसरा कॉमन स्टॉक। दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो प्रेफर्ड को दी जाती है। यानी जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो फर्स्टली प्रेफर्ड स्टॉक खरीदने वालों को दिया जाता है। उसके अलावा दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक खरीदने वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते कि डायरेक्टर को चूज़ करने का या किस जो मैनेजमेंट है उसको चूज़ करने के वोटिंग राइट्स
नहीं होते, जबकि कॉमन स्टॉक खरीदने वालों के पास वोटिंग राइट्स मौजूद होते हैं। बेटे कोई भी कॉरपोरेशन हो वो प्रेफर्ड स्टॉक ज़रूर इशू करती है, ठीक है। कंपनी 1/4 यानी अगर कॉरपोरेशन को 4 हिस्सों में अगर आप तकसीम करते हो तो एक हिस्सा प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक की तरह प्रेफर्ड स्टॉक की भी पर वैल्यू होती है, लेकिन इसको एक अलहदा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी प्रेफर्ड स्टॉक को अलहदा कैपिटल अकाउंट में और कॉमन स्टॉक को अलहदा कैपिटल अकाउंट में जो है वो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिलन स्नोबोर्ड 50 शेयर्स $100 पर वैल्यू के हिसाब से इशू करे $6000 कैश के लिए, तो हम कैश में 6000 की एंट्री करेंगे जो कि हमारा एसेट है, और 50 शेयर्स को 100 से ज़रब करें तो $5000 प्रेफर्ड स्टॉक मिलेगा। तो बाकी $1000 बच जाएगा जो कि एक्सेस की एंट्री के साथ इक्विटी में आएगा, जैसे हमें टेबल में शो किया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिविडेंड प्रेफरेंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। डायरेक्टर कॉम बेटे ये बात याद रखनी है कि डायरेक्टर कॉमन स्टॉक से पहले प्रेफर्ड स्टॉक खरीदने वालों में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अगर डायरेक्टर डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करता तो ना ही प्रेफर्ड को और ना ही कॉमन स्टॉक वालों को डिविडेंड मिलेगा, मतलब किसी को भी नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जो डायरेक्टर है वो प्रेफर करेगा किसको, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, ठीक है, उनको प्रेफरेंस मिलेगी किससे, कॉमन स्टॉक वालों से। समझ आ रहा है कि जो डिविडेंड है वो डिवाइड जब किया जाता है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को। उसके बाद है हमारे पास कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक भी आगे दो तरह के होते हैं, एक कम्युलेटिव है दूसरा नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के पास ये राइट होता है कि उनको करंट और पिछला तमाम डिविडेंड जो उनको उनका रहता है, यानी अभी का, इस साल का और पुराने सालों का जितना उनका डिविडेंड रहता है वो उनको कॉमन स्टॉक से पहले दिया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टर डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करता, या अगर करता भी पूरी अमाउंट को डिक्लेयर नहीं करता, यानी करता भी है तो लेकिन पूरी अमाउंट डिक्लेयर नहीं की, तो इस सूरत में हम डिविडेंड को डिविडेंड इन एरियर्स बोलते हैं, ठीक है। कि डायरेक्टर ने क्या किया, डिक्लेयर नहीं किया, और अगर डिक्लेयर किया भी है तो पूरी अमाउंट को डिक्लेयर नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरियर्स। एरियर्स का क्या मतलब होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ये डिविडेंड पे किया जाएगा भी या नहीं, ठीक है। एरियर्स मतलब कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है। नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड वो होता है जिसमें पिछले सालों का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। नॉन कम्युलेटिव जिसमें करंट ईयर का तो जो हमारे पास डिविडेंड होगा वो तो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन पुराना पिछले सालों का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बेशक वो उस पुराने टाइम में पे किया गया हो या ना किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टॉक ऐसा होता है जिसमें हर साल की एक ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड की अमाउंट की जो है वो एक लिमिट बता दी जाती है। ये लिमिट या तो परसेंटेज के हिसाब से होती है या फिर पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक ऐसा होता है जिसमें डिविडेंड कॉमन स्टॉक से ज़्यादा परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होगा, जिसमें डिविडेंड जो है वो कॉमन स्टॉक से ज़्यादा परसेंटेज में दिया जाएगा, इसकी कोई लिमिट भी नहीं होती, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग की लिमिट होती है, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक होगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये उस वक्त तक अप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक कि कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के डिविडेंड की अमाउंट बराबर ना हो जाए। ये बात याद रखनी है कि आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कब तक अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक। जैसे कि नाम हमें बता रहा है कि प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा कॉमन स्टॉक में। लेकिन अब कब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, करोगे या कब कर सकते हो, जब आपको एडवांटेज नज़र आएगा, यानी जब कॉमन स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करवा लोगे। उसके बाद है हमारे पास कैलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। कैलेबल का मतलब है रिटायर हो जाना, ठीक है। कैलेबल का मतलब क्या है, रिटायर हो जाना, यानी प्रेफर्ड स्टॉक का रिटायर हो जाना। ये कब रिटायर होगा, इसका राइट सिर्फ कॉरपोरेशन के पास है, डायरेक्टर के पास है कि वो उसको रिटायर करे।
उस स्टॉक की अमाउंट अदा कर दी जाती है जब वो उसको रिटायर करता है। जब कॉरपोरेशन रिटायर करता है, कैलेबल करता है प्रेफर्ड स्टॉक को, तो उसकी बदले में उसकी अमाउंट जो है वो अदा करनी ज़रूरी होती है। और स्टॉक रिटायर कर दिया जाता है, अदा की जाने वाली अमाउंट को कॉल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जो अमाउंट अदा की गई है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल प्राइस। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास रीजंस फॉर इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक। बेटा ये छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।